आइए मित्रों, अब मैं आज का विषय प्रस्तुत करने आमंत्रित करता हूँ सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ, लेखक, जुझारू वक्ता, प्राध्यापक माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को। जी और जम्मू कश्मीर के फोरम के नील भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित नागपुर के आदरणीय नागरिकों, युवा साथियों, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि पहले तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए और दूसरा हम टाइम पर शुरू कर रहे हैं। टाइम पर कार्यक्रम शुरू करना भी अच्छे दिन आने की संकेत है। मैं जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड और कश्मीर के संबंध में जो आर्टिकल 370 है उसका विश्लेषण और हमें क्या करना चाहिए इस पर मैं विवरण दूंगा, लेकिन शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो हमारी एजेंडा है, ये हो राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर मथुरा में हो या काशी विश्वनाथ हो और अन्य चीजों ऐसे हैं, संस्कृत का पुनरुत्थान हो, ये सारी हमारी देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम क्या हैं? कई कहते हैं भारतीय हैं, कोई कहते हैं इंडियन है। वो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत लिखी है, लेकिन हम एक लंबी, सबसे दुनिया के सबसे अटूट, निरंतर आने वाली संस्कृति का हिस्सा है। और इसीलिए मैं अपने पुस्तकों में लिखता हूं कि हमारी आज की जो अस्मिता है वो होनी चाहिए विराट हिंदुस्तानी का। विराट इसलिए कि हिंदू बहुत सहन कर चुका है। अब कोई हाथ उठाएगा तो हम 10 हाथ उठाएंगे। और हिंदुस्तानी माने हिंदू, और जो हम में से अन्य उपासना पद्धति या मजहब के हो, वो ये गर्व से स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उनका पूर्वज हिंदू है। उनको दोनों को मिला करके हम हिंदुस्तानी बनते हैं। और ये बात सत्य भी है कि आज देश में जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कन्याकुमारी से कश्मीर, जामनगर से डिब्रूगढ़, जो हमारे देश में बसे हुए लोग हैं उनका डीएनए एक ही है। और ब्राह्मण, शूद्र, शेड्यूल कास्ट, उनका भी एक ही है। हिंदू मुस्लिम का भी एक ही है। और ये डीएनए का टेस्ट हुआ है और ये विदेशों की बड़े बड़े अच्छे शोध कार्य जर्नल्स में छपा है कि हिंदुस्तानियों का जो डीएनए है वो एक है। रंग अलग हो सकती है, वो तो धूप के निकट के कारण, जो इक्वेटर के पास है उनका रंग थोड़ा काला होगा, और जो उत्तर भारत में है उनका डायरेक्ट सन रेज नहीं होने के कारण पिगमेंटेशन बदलती नहीं है। लेकिन हमारी जो रक्त का जो ढांचा है, जिसको डीएनए कहते हैं, वो एक ही है। और इसीलिए ये जो हिंदुस्तानी लगातार इस देश में संस्कृति चलाते आया है और हिम्मत के साथ उन्होंने इस देश की
जो इतिहास है, इस देश की जो प्राचीनता है, जो इस देश की संस्कृति है, उसको बचाया है। जब मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था तो एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट था मेरे क्लास में। तो उसने एक दिन कहा कि मैं क्लास के बाद आपको मिलने चाहता हूं। तो मैंने कहा मिल लो। मिलने के बाद उसने ये पूछा कि हमारी सऊदी अरेबिया यूनिवर्सिटी में हम एक शोध कर रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों 80% हिंदू है। तो मुझे सवाल समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जहां भी मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जैसे पर्शिया में हुआ जहां ज़ोरोएस्ट्रियंस होते थे, वहां मुसलमान ने राज की कब्जा की और 15 साल में उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। इराक, जिसका पुराना नाम था बेबीलोन, मेसोपोटामिया, उसको 17 साल में कब्जा करने के बाद 100% मुसलमान बना दिया। और इजिप्ट को, जिसको हम मिस्र कहते हैं पुरानी संस्कृत ग्रंथों में, उसको 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। यूरोप को क्रिश्चियंस ने कब्जा की और 50 साल में उन्होंने 100% क्रिश्चियन बना दिया। यहां उसने कहा कि इंडिया में 800 साल मुसलमान ने राज की, 200 साल क्रिश्चियन ने राज की, और तब भी आप 80% हिंदू है, ये कैसा हुआ? उसने कहा कि मैंने इंडिया का इतिहास, हिस्ट्री बुक्स पढ़ी, मुझे जवाब नहीं मिला। अब यहाँ के जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो तो अंग्रेजों ने लिखा और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू उसको जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू किसी की सलाह नहीं मानते थे, सिर्फ एक का सलाह मानते थे, वो है एडविना माउंटबेटन और किसी और। वास्तविकता ये है कि डीएनए से अब आर्यन डिवीजन थ्योरी दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज में इसको रिजेक्ट करने लगे। और आज मैं ये कहता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कश्मीर को बिल्कुल सिद्ध करना है कि हमारी अटूट इतिहास है और हिस्सा है, ये सब हमारी अस्मिता को बनाने में सहायक होगा। इसीलिए मैं समझता हूं ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ शादी ब्याह का सवाल नहीं, इनहेरिटेंस का भी है, कई और विषय हैं और उसकी विधान या वैदिक यानी लीगल जो बेसिस है उस पर ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 44 में साफ लिखा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको शामिल करने के कारण था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने डट के इसका समर्थन किया और आखिर में कॉम्प्रोमाइज जो ली गई कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने उसके लिए आप कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते कि अनिवार्य है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कोई किसी चीज से, मूलभूत अधिकार से वंचित करे तो आप कोर्ट में तुरंत जा सकते हैं रिपिटेशन में, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट में जा नहीं सकते। परंतु कई लोग गए और कोर्ट ने भी कहा कि सरकार की प्रयास होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होनी चाहिए। और यहां जो लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज को गुस्सा आ जाएगा इसमें और इसीलिए हम माइनॉरिटीज को ख्याल करते हुए इस कॉम्पोजिट कल्चर हमारे देश में चलाने के लिए ये इस पर इंसिस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे पूछने चाहता हूं कि यदि हमारे देश के मुसलमान शरिया के बिना और किसी को मानेंगे नहीं तो फिर ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हमारे देश में कैसे है? इंडियन पीनल कोड जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होती है।
और यदि मुसलमान पर नहीं लागू हो परंतु शरिया लगे क्रिमिनल लॉ में भी, तो कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काटना पड़ेगा, कोई अश्लील काम करेगा तो उसको पत्थर फेंक के मारना पड़ेगा। तो शरिया में जो दंड दी है वो दूसरे प्रकार है। और आईपीसी में जब भी कुछ होता है उसमें हिंदू जज हो मुस्लिम जज हो कोई नहीं देखा जाता। हम हिंदू और मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में एक है, तो सिविल लॉ में क्यों नहीं है एक है? मैंने पूछा, एक मेरा मित्र था जो बड़ा कट्टर मुसलमान है, सईद शाहबुद्दीन, तो उसने कहा ये ऐसे बातों को नहीं उठाओ। तो मैंने क्यों नहीं उठाओ? उन्होंने कहा कि देखिए पहले इसमें अनेक बातें, यानी उसको जवाब दे नहीं सका वो। मैं ये कहता हूं कि अच्छा छोड़ो इस बात को, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं? वहां एक बार ऑस्ट्रेलिया में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वहां के एक मस्जिद का एक मौलाना ने बयान दिया कि हम मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं, हमें शरीयत चाहिए। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने फिर दूसरे दिन प्रेस को कहा कि जिन मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए उनको दूसरा देश ढूंढना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगला दिन सारे मुसलमानों को संगठन ने प्रस्ताव पास करके भेजा प्राइम मिनिस्टर को कि हमें ये जो मुल्ला है ये पागल है, हम उसको कभी मानते नहीं है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है, उसको रखिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्यों मानते हैं, यहां क्यों नहीं मानते हैं? ये भी, इसमें भी मुसलमान का दिमाग, जो मुल्ला है उसका दिमाग साफ है। हमारी प्रॉब्लम इंडिया में मुसलमान नहीं है, हमारी प्रॉब्लम में हिंदू है, वो हर समय उलझन में रहता है। अब देखिए महाभारत हो रही है और अर्जुन बैठा है, इसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। कृष्ण भगवान उनको समझाना होता है, भाई तुम्हारी पत्नी का इस प्रकार के अपमान हुआ है तो कैसे जाए। अब कर्ण की जो जब उसकी चैरियट फंस गई और वो उतरा नीचे उसको उठाने के लिए, तब कृष्ण कहते हैं इसको मारो। और कृष्ण ये अर्जुन कहता है मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। ये उलझन हमारे हिंदू में है और ये उलझन जानी चाहिए। अब शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात पर कि मुस्लिम डिवोर्स्ड महिला को भी बराबर जो हिंदू महिलाओं को मिलती है डिवोर्स के मेंटेनेंस वो मिलनी चाहिए, उसमें इतना हंगामा हुआ। पर तो उस समय भी हमें पता लगा कि कई पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम सड़क में आए, डेमोन्स्ट्रेशन की कि कानून को मत बदलो, और राजीव गांधी ने परिषद में आकर उसका सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को ठुकराया। तो कई बार ऐसी प्रयास हुई। अब मुस्लिम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कई जगहों में, टर्की में है, पाकिस्तान में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसकी परमिशन लेने के बाद भी एक दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और यदि उसका जो पहला पत्नी है वो डिवोर्स चाहेगा इस कारण से कि उसने दूसरे के साथ शादी की, तो फिर उसको डिवोर्स मिलेगा। ये पाकिस्तान में। इसी प्रकार से ट्यूनीशिया में उन्होंने एक से ज्यादा अब शादी नहीं कर सकते, और ये नेचुरल भी है क्योंकि 50% मेल्स हैं, 50% फीमेल हैं, और शादी होगी तो एक ही को करना चाहिए, एक 5 को करेगा, किसी और को शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी। तो ये नेचुरल लॉ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, और उसमें उसके साथ जो और चीजें हैं
उसको भी हम पक्का करनी चाहिए। मैं अभी केरल में था तो कई मुस्लिम महिला आए थे मेरे पास और कहा कि हमें इनहेरिटेंस बराबर नहीं मिलती। वो पहले लड़कियों को देते ही नहीं, या वो 1/6 देते हैं या 1/3 देते हैं, पुरुष के बराबर नहीं। तो मैंने केस डाला कोर्ट में केरल में, और उसमें हम जीतेंगे निश्चित, क्योंकि ये अन्याय है कि महिला और पुरुष में फर्क होना चाहिए। फादर की इनहेरिटेंस जो फादर ने कमाया है उसको अधिकार है किसको देने के लिए, कितना किसको देने के लिए, लेकिन ये कानून से उनको नहीं दिया जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो ये एक है। दूसरा है कि शरिया में रूल है कि विटनेस में पुरुष के बराबर कोई काउंटर विटनेस महिला लाओगे तो आपको 2 महिला लाना पड़ेगा, एक महिला एक पुरुष के बराबर नहीं। ये मुझे प्रीति जिंटा को समझाना पड़ेगा। तो अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर से आज बहुत अन्याय हुआ है। जवाहरलाल नेहरू को जलन था उसके बारे में। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, 1916 में गए थे अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो जो आईवी लीग कॉलेज में, वहां पीएचडी इकोनॉमिक्स ली उन्होंने। मैंने 10-15 साल पहले मैंने उनकी थीसिस पढ़ी थी, वो आज भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में रेलेवेंट है। उसके बाद उन्होंने कल्चर पर, हमारी कल्चर पर कई किताबें लिखी। और अंबेडकर फिर लंदन गए, उनको लॉ डिग्री मिली और इंडिया आए। एक कांग्रेस वाले उनको भीमराव कहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गया और वहां फेल हुआ, परंतु क्योंकि कॉलोनी से आया था तो उसके लिए एक नया डिग्री पैदा की उन्होंने, जिसका नाम था जेंटलमैन पास। हिंदुस्तान वापस आया तो कांग्रेस वाले उसको पंडित नेहरू कहने लगे। अंबेडकर पंडित था, ये तो जवाहरलाल ही था, लेकिन हमारे देश में ये कॉम्प्लेक्स बहुत है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर ने ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के विरोध किया, और उन्होंने ये बताया था कि ये अंग्रेजों ने आकर दिमाग खराब करने के पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो शादी ब्याह होती थी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती, सब हिंदू लॉ पर होता था। इंडिया में कई जगहों में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू लॉ को स्वीकार किया। तो ये सारे होते हुए आज मैं ये कहता हूं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करनी चाहिए। उसके लिए कोई नया विधेयक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसीलिए इसको हमें पास कराना चाहिए कि इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बाहर निकाल के जस्टिफिकेबल लॉ में ला करके उसका कोई विवरण देने के लिए कोई कानून ला सकते हैं। इसको रोकने के लिए कोई अर्थ नहीं है, इच्छा चाहिए। और मुस्लिम को भी अधिकार नहीं है इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में मान लिया, अमेरिका में मान लिया, अब फ्रांस में भी मानने वाले हैं। तो कई देशों में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड मान ली, हमारे देश में उन्होंने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ मान ली है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई खास विरोध नहीं दिखता है, सिर्फ इच्छा चाहिए। जो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और मैं समझता हूं कि यदि इस देश में कोई कर सकता है आज, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। और उनके ऊपर प्रेशर लगा के रखना है। दूसरे लोग प्रेशर लगा रहे हैं कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले साल ही क्यों करना है, अगले बार 5 साल के बाद जीत कर आएंगे तब कर सकते हैं।
ऐसे लोग समझा रहे हैं उनको, परंतु इस 5 साल में नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि देश में आज एक रोष है। अभी तक हमारी एजेंडा के बारे ये कहा जाता था कि मेजॉरिटी नहीं है, तो मेजॉरिटी भी है, इसलिए इसको क्रियान्वित करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मौका ढूंढ करके नरेंद्र मोदी इसको अमल करेंगे। अब मैं कश्मीर की 370 धारा के बारे में आता हूं। कश्मीर किसका है? पहले तो मेरा है, क्योंकि मेरा गोत्र काश्यप है और काश्यप ऋषि ने कश्मीर को पैदा किया था। और यूनाइटेड नेशंस में प्रिंसिपल स्वीकार हुआ है कि यदि आइडेंटिफाइबल फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ लैंड इज देयर देन दैट लैंड बिलोंग्स टू देम। तो इजराइल को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यहूदी लोग पहले थे, इसीलिए इजराइल बनेगा और पैलेस्टीनियन लोगों को वहां से निकलना पड़ेगा, यानी जिस एरिया में उनको दिया गया। तो वैसे तो हम लोग पहले थे और हिंदू तो पहले ही थे, तो इसीलिए ये कश्मीर के बारे ये विवाद कैसे आया, कहां से आया, आपको पहले पता होना चाहिए। ये अभी ठीक से सुन रहा है, सुना जा रहा अभी? तो कश्मीर तो अटूट हिस्सा हमारी थी पहले से। शंकराचार्य केरल से निकलकर कश्मीर तक गए, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु हिमाचलम जब हम कहते हैं, नेवी का स्लोगन है। ये सारी चीजों में हमने कश्मीर कभी अलग से हिस्सा नहीं सोचा था। अंग्रेज जब छोड़कर गए, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान और 600 स्वाधीन देश को छोड़कर गए, क्योंकि जो भी राजा महाराजा थे जिनका उन्होंने पैरामाउंसी लागू की, इन्होंने ये राजा रहेंगे, परंतु वो क्वीन विक्टोरिया और किंग जॉर्ज जो बाद में आए, उनको अपना राजा अपने शक्ति से ऊपर मानेंगे। तो जब उन्होंने ये किया था, तो जाते समय उन्होंने कहा कि हमने इनसे पावर ली तो पावर वापस कर देंगे, उनको स्वाधीन देश बना देंगे। और ये स्वाधीन देश 600 स्वाधीन देश बने। इंडिया एक देश था। पाकिस्तान बनाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक पास हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 17, 1947। उसमें यह तय हुआ कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रहने नहीं चाहता, उसके लिए हमें उस अनुपात में भारत देश की जमीन को काट के उनको पाकिस्तान बनाने के लिए देना। हम उनको ऐसे छोड़कर, बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। ये पार्लियामेंट डिबेट में कहा है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान एक लीगल एंटिटी बनी, माने उन एरियाज जहां मुसलमान हिंदू के साथ रहने नहीं चाहता। आज मैं आर्गुमेंट यही बांग्लादेशियों को देता हूं कि यह तय हुआ था कि जो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रहने चाहता है, उसके लिए जमीन काट करके अलग देश देना चाहिए। उस समय आप पाकिस्तान के हिस्सा थे, अब बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपका 1/3 जनसंख्या की हिस्सा हमारे देश में आ गई घुसपैठ में। तो परिणाम क्या है कि यहां इनको वापस ले जाओ, वरना 1/3 हिस्सा आपका जमीन वापस कर दो, ये हमारा जमीन है। और मैंने मैप देखकर जगह भी ढूंढ लिया। वो बंगाल के बॉर्डर से, खुलना से आसाम के बॉर्डर सिलेट तक लकीर खींचोगे तो जो ऊपर हिस्सा है
वो 1/3 है। बांग्लादेश के लोगों ये पेपर में मेरी बड़ी बुराई हुई। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए, मैं कहता हूं ये आप इन लोगों को ले लो, हम आप धकेल के भेजते हैं तो आप फिर आपके लोग रिश्वत देकर आ जाते हैं। हिंदू के साथ रहने के लिए तैयार है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बांग्लादेश की सारी पॉपुलेशन आ जाए, परंतु हमारे देश की फिर राजनीति बदल जाती है, क्योंकि मुस्लिम साइकोलॉजी मोहम्मद ने बड़ी स्पष्ट रूप से बताया। मुसलमान को उन्होंने आदेश दिया है, कुरान में नहीं है, सीरा में है, हदीस में है। उसमें उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां उसको माइनॉरिटी को बख्शना नहीं चाहिए, उनको धर्म बदल देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। ये चंद लोगों को गंदे काम करने के लिए धीमी नाम पर उनको रहने देना चाहिए। ये जहां वो मेजॉरिटी है, और जहां मेजॉरिटी में वो माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करने देंगे। अब हमारे कितने लोग हैं मजदूर होकर के सऊदी अरेबिया में गए, और उस सऊदी अरेबिया में हमारे हिंदू लोग क्या मंदिर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दिवाली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नौकरी पे जाते समय रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ये नियम है वहां। इंडिया में तो की मस्जिद है, आपको सुबह उठने के लिए तकलीफ है तो नाजात उठा देगा आपको। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उन्होंने कहा है, ये इंप्लीमेंट होता है। जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी में है उसका व्यवहार माइनॉरिटी के साथ दूसरा होता है। इंडिया में कश्मीर में, इंडिया में केरल में, मल्लापुरम जाकर देखिए, मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। वहां हिंदू अपना घर हिंदू को नहीं बेच सकता, वो मुसलमान कोई ढूंढ के लाएंगे जिसको बेचना हो। वहां शरीयत चलती है मल्लापुरम में। वहां तो हिंदू आचार्यों का, ऋषियों का मूर्ति रखने नहीं देते म्युनिसिपैलिटी। वहां तो हिंदू के पब्लिक मीटिंग में होने नहीं देते। मुझे एक बार संघ के लोगों ने वहां के लोगों ने कहा कि आप मीटिंग में आइए, हम आपकी पब्लिक मीटिंग करने चाहते हैं। मैंने कहा एक तरफ आप कहते हो कि करने नहीं देंगे, पर तो आपको करने देंगे, मुझे मेरा मीटिंग होने देंगे। उन्होंने कहा आपका तो मीटिंग होने देंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेकर आ जाएंगे। ये डर है उनको। हम तो रोज ऐसा कर नहीं सकते। मीटिंग मैंने की थी, परंतु वहां जो हिंदुओं मैंने देखा क्या उनकी शक्ल में आता है। जिस केरल स्टेट में 52% हिंदू है, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है? तमिलनाडु में मुसलमान सिर्फ 5% है, लेकिन नगर पंचायतों में कहीं में मेजॉरिटी है। एक नगर पंचायत है वेल्लोर के पास, वहां के लोग आए थे मेरे पास, हिंदू, एक नगर पंचायत के हिंदू मेरे पास आए थे, वो 25% है, वो सब शेड्यूल कास्ट। उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे एरिया में, देखिए हमारे लोग का हालत क्या है। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहते कि इस नगर पंचायत चुनाव में वो सब जीत जाते हैं, वो सब 75% है, और फिर वो कहते हैं कि धर्म बदल दो, फिर हम आपको सुविधा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और वो ना देने की बात छोड़िए, वो हमारी जो भी कुछ है उसका नुकसान भी करते हैं। जैसे हमारी खेत में हम जो पान का खेती है करते हैं, तो वो जो लेदर की प्रोडक्शन की पानी है फैक्ट्री में, उसको डाइवर्ट करके हमें पानी देते हैं और हमारी कृषि को खत्म करते हैं। मैं खुद गया और देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि सड़क में कुछ टूटा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर डिसरिपेयर में है। तो मैंने मद्रास हाई कोर्ट में जाकर के मैंने केस फाइल की और मैंने कहा कि ये नहीं दे सकते, तो फिर इस नगर पंचायत को 2 टुकड़ा करके 2 ग्राम पंचायत बनाई। कोर्ट ने फिर आदेश दिया
उसके बाद करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, वो डरे और उन्होंने वहां 40 नगर पंचायतें जहां ऐसा हो रहा है, जहां भी मेजॉरिटी में उनका रुख बदल जाती है। अब उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जाइए, मऊ में जाइए, ये है, मेरठ में यही बन रहा है। तो मैं तो मुस्लिम आ जाए वो तो सब हमारी डीएनए के हैं, लेकिन आने के बाद वो शरिया को फॉलो करेंगे, मुल्ला को फॉलो करेंगे, तो फिर हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जहां सेक्युलरिज्म है। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म है तो उसका कारण है हिंदू मेजॉरिटी, और कोई कारण नहीं है। अब ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा तो बदलना पड़ेगा। ये सोनिया गांधी की दी हुई सेक्युलरिज्म तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो मैं ये कश्मीर की समस्या को इस संदर्भ में देखता हूं कि वहां वैली में मेजॉरिटी मुस्लिम है, जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी है परंतु ज्यादा नहीं, और ये धीरे धीरे कर सकते हैं। इन्होंने क्या 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया। हमारे देश में ही हिंदू रेफ्यूजी है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिस देश में 80% हिंदू है उसका कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन सिर्फ हिंदू होने के कारण उनको भगाया, और उनको वापस कैसे भेजा जाए इसकी बात चल रही है, और वहां बड़ा विरोध हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों को ऐसे ही तो वो कैसे जाएंगे वहां। मैंने एक रास्ता सुझाया है, अभी सरकार ने उसको मानी नहीं। मैंने कहा कि हमारे देश में 1 करोड़ एक्स सर्विसमैन हैं, उसमें 50 लाख हैं जो आज भी युद्ध कर सकते हैं, उनमें से 10 को छांटिए, 10 लाख उनको शस्त्र दीजिए, पैसा दीजिए और कहिए जाके कश्मीर में बसे। कहां बसे? जहां कश्मीरी पंडितों घर छोड़ कर आए उसी घर में चले जाइए, ये तो आपका घर है। कहते हैं 370 का क्या होगा? मैंने कहा 370 का मुख्य उद्देश्य था कि जो हिंदू मुस्लिम अनुपात है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और इसीलिए इस कश्मीर का अनुपात ना बदले, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है हम यहां से वहां जाने की। लेकिन यदि यहां से वहां जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है तो वहां से इधर भगाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। तो टेररिस्ट ने ही आर्टिकल 370 को बेमतलब कर दिया है, इसीलिए इसको हटाने के लिए आज कारण बन गई है। और मैं आपको कहता हूं कि ये कश्मीरी पंडितों ने इतनी दिन बर्दाश्त की है, लेकिन बहुत दिन नहीं बर्दाश्त करना होगा। मौका आएगा, मैं नहीं कहता हूं आज करो, मौका तो आने वाला है। कैसे आएगा? ये अमेरिका भाग के चले जाएगा अफगानिस्तान से, तालिबान अफगानिस्तान का कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान का तुरंत कब्जा हो जाएगा उसके बाद। आज तो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है नवाज शरीफ का, एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, एक ISI गवर्नमेंट है, एक मुल्ला गवर्नमेंट है। इसीलिए जब सार्क के देशों को सबको आमंत्रण दिया नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह में आने के लिए, तो 8 में से तो 7 तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में 4-5 दिन लगा, क्योंकि अर्जी दिया प्राइम मिनिस्टर ने मुल्ला को, जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। ये हालत है पाकिस्तान से किससे बात करेंगे? एनीवे, मैं आपसे कहता हूं कि 370 धारा को कभी इसको निरंतर रखने की, परमानेंट रखने की सवाल ही नहीं की। ये कहां है हमारी कमिटमेंट कि 370 धारा होनी चाहिए? जब ये कश्मीर का विलय हुआ वो उसी बेसिस पर हुआ जिसमें हमारे जो स्वाधीन बनाए गए राजाओं ने चुना पाकिस्तान में विलय करने के लिए, चुना हिंदुस्तान में विलय करने के लिए। सरदार पटेल की योग्यता के कारण 600 में से 450 लोगों ने, राजाओं ने हिंदुस्तान में विलय किया और 150 पाकिस्तान में विलय किया।
और इसीलिए हमारे देश आज इन्हें टुकड़ा टुकड़ा में नहीं है। एक बड़ी अच्छे दृश्य की देश की रक्षा है। तो ये 377 धारा कैसे आई? अंग्रेजों ने 1947 में जब पार्लियामेंट में पास किया उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 3 प्रकार के देश उत्पन्न कर रहे हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक राजाओं का। और राजाओं को यदि इच्छा है कि इस देश में जाना है या उस देश में जाना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने तैयार किया। माने राजा दस्तखत करेगा कि मैं अपना देश का विलय पाकिस्तान से करता हूं या इंडिया से करता हूं। कई लोगों ने, जैसे बड़ौदा है, इंदौर है, होलकर है, ये सारे लोग तुरंत करते गए और सरदार पटेल ने साम दाम भेद दंड उपयोग करके उन्होंने सबको मना दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कश्मीर, मैं कश्मीरी हूं तो मुझको हमसे को कश्मीर करने दो, और सिरदर्द बना के छोड़कर गए। लेकिन तब भी जब ये पाकिस्तान से फौज आई, राजा डरे और इंडिया आए, तब सरदार पटेल ने कहा कि आप नेहरू कुछ भी करें, तुम पहले इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में दस्तखत करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत करने से 2 उसमें मान्यता है। एक कि तुम अपनी पब्लिक की राय पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये लिखा है। यू डोंट हैव द विल ऑफ द पीपल डज नॉट हैव टू बी असर्टेन्ड। और दूसरा, एक बार कर दिया दोबारा इसको खोला नहीं जा सकता। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। और जब दस्तखत हुई, राजा ने स्वीकार किया कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई टू कश्मीर। उस समय वो डिस्कस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हिंदुस्तान को बड़ा कर सकते हो, छोटा नहीं कर सकते। मानिए जमीन हिंदुस्तान का हिस्सा है, कोई पार्लियामेंट हो या नेहरू हो, उसका बापदादा हो, वो 1 भी इंच हमारे देश किसी को दे नहीं सकता। ये आर्टिकल 1 है। और इसीलिए 1994 में नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट कि कश्मीर पूरा हमारी इतिहास, हमारी हिस्सा हमारी है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हम नहीं रेस्ट करेंगे जब तक पूरा हिस्सा हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं आए। तो राजा की जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उसने दस्तखत की, उससे ये फाइनल हो गया कश्मीर हमारा हिस्सा है। बाद में जवाहरलाल नेहरू के और शेख अब्दुल्ला को कोई 1952 में पैक्ट हुआ, उसके अनुसार उन्होंने एक जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनी। उस अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई। उस समय शेख अब्दुल्ला को जेल में डालना पड़ा और गुलाम बख्शी प्रधानमंत्री बने। उसका नाम उस समय प्रधानमंत्री था, ये बाद में 1974 में बदला और मुख्यमंत्री बना। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया कि कश्मीर का विलय इज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। माने इसको कश्मीर अटूट हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करने के बाद, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करने के बाद, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो फिर 370 के लिए ये प्लेबिसाइट और इसकी अलग ये कहां से आई? ये जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस, हमारी फौज जीत रही थी, मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई थी, पर ओम शांति कहकर जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस ले गए।
और वहां यूनाइटेड नेशंस में तय हुआ कि पाकिस्तान अपना फौज वापस ले जाए, इंडिया अपना फौज ले जाए वापस, और थोड़े छोड़ करके फिर इंटरनेशनली सुपरवाइज प्लेबिसाइड होगा। क्या ये हमारे ऊपर लागू है? नहीं लागू है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट का परमिशन नहीं दिया, कैबिनेट में रखा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ एबिना माउंटबैटन को पूछ करके वो मार चला। बड़ी ज्ञानी थी, उसने कई ज्ञान सिखाया उनको। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन में गए, ये तो हमारे ऊपर कैसे लागू हो? 2 साल पहले मैं गया था लाल चौक में, मैंने उस समय हम जनता पार्टी बनी रही थी, विलय नहीं हुआ था बीजेपी में, तो हमारी जनता पार्टी की यूनिट की, जम्मू कश्मीर यूनिट की सेशन हो रही थी, तो हमने लाल चौक में की थी। तो प्रेस वाले सब आ गए और उन्होंने यही पूछा कि आप कहते हो कि 370 धारा हटाओ और कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये कैसा है? हमें तो विश्वास दिलाया गया था कि प्लेबिसाइट होगा। मैंने कहा किसने दिया? उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मैंने कहा फिर जवाहरलाल नेहरू से जाकर पूछो। उन्होंने कहा आप कैसे जाएंगे उनके पास? मैंने कहा टेररिस्ट को कहो, वो पहुंचा देंगे। आखिर में मैं क्यों ये बोझा उठाऊं? कोई हिंदुस्तानी का कर्तव्य नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू की दी हुई वचन को पूरा करे, क्योंकि वो कैबिनेट के जरिए नहीं, कैबिनेट में कर प्रस्ताव पास होता तो दूसरी बात, तो नहीं हुआ। और फिर आखिर में पाकिस्तान ने अपने फौज को हटाया नहीं, तो यूएन का जो प्रस्ताव है वो लागू भी नहीं हो सकी, निरंतर आ रही है। तो कौन सी आधार पर कहते हैं लोग कि 370 धारा को आप हटा नहीं सकते? कई गलतफहमी है। कोई कहता है कि नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, अभी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। कहां लिखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसके ये जो 370 धारा बनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत है। घर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370(3) सबसेक्शन 3 पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट में बाय नोटिफिकेशन अबॉलिश आर्टिकल 370। और एक और बात उसमें, however before abolishing he shall consult the Constituent Assembly of the state of Jammu Kashmir। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ही नहीं, तो किसको कंसल्ट करोगे? सारा रेजिड्यूरी पावर प्रेसिडेंट का ही हो जाता है। और इसीलिए हमारी कैबिनेट, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करें, पास करें और प्रणब मुखर्जी को भेजें और कहें कि इसको ऐलान कर दो, नोटिफाई। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला सब अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कश्मीर का लीक यही है वो है। कहां है? जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया उसमें स्पष्ट है, इर्रिवोकेबल फाइनल मर्जर। जैसे जामनगर का मर्जर हुआ, जैसे हैदराबाद का मर्जर हुआ, जैसे अनेक राज्यों का मर्जर हुआ, यहां भी सांगली में हुआ, अन्य जगहों में हुआ, ये फाइनल है, इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते और कश्मीर का भी नहीं कर सकते। 370 धारा हटाना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बाद 370 धारा का कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहा, क्योंकि उनके तरफ से उन्होंने इसको रद्द कर दी, तो हमें रद्द करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चुनाव निकट में आ रही है, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर दे दो और 370 धारा हटाओ। कोई नहीं कुछ बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थोड़ी थोड़ी जो बातें हुई उसको बताना चाहता हूं।
तो पहले ये मान लीजिए, ये जो प्लेबिसाइट है ये हमारे हिंदुस्तान का वचन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। और जवाहरलाल नेहरू ने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया तो इसके साथ गया, खत्म, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। दूसरा है कि जब ये मामला आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब गोपालस्वामी अयंगार को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम इसको प्रेजेंट करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मैं पहले से जानता था, डरपोक है और इतनी उत्तेजना थी, सारे कांग्रेस के हम लोग विरोध में थे। अम्बेडकर ने कहा कि ये देश के साथ गद्दारी मैं नहीं कर सकता, वो डिबेट में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। और तो गोपालस्वामी अयंगार को कहा कि आप इस प्रस्ताव को रखिए। अब गोपालस्वामी अयंगार को भी हिम्मत नहीं, उसने सरदार पटेल से पूछा कि हाथ जोड़कर एक ही बार मैं मांगता हूं आपसे, आपका थोड़े दिन के लिए सपोर्ट। तो सरदार पटेल ने कहा कि टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, ठीक है, मैं आपको पीछे से मदद करूंगा और उसको पास कराऊंगा। तो क्या कहते हैं गोपालस्वामी अयंगार अपने भाषण में? आर्टिकल 370 के 3 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है तो सिचुएशन फिर नहीं है। दूसरा है कि एक हिस्सा हमारी जो कश्मीर है वो पाकिस्तानियों के हाथ में है, उसको छुड़वाना है, उस तक इसको रखना है। और तीसरा वो कहते हैं वी आर इंटेंगल्ड विद द यूनाइटेड नेशंस, माने हम यूनाइटेड नेशंस में फंसे हुए हैं। इनको भी हिम्मत नहीं आई कि हम यूनाइटेड नेशंस में गए, हमारी ऑब्लिगेशंस है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वचन है, ये सब करने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि एज सून एज वी आर फ्री फ्रॉम दिस एंटेंगलमेंट वी शैल रिमूव दिस आर्टिकल। तो ये उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति जो हैं वो ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं जिस दिन पाकिस्तान पे तो जमीन से खाली कर देंगे और यूनाइटेड नेशंस के एंटेंगलमेंट से मुक्त हो जाएंगे, इसके बाद हम 370 धारा नहीं रखेंगे। ये इनका कहना है। अब जहां तक यूनाइटेड नेशन को का जिम्मेदारी खाली करने के लिए तो चिट्ठी भेज देना चाहिए कि ये इलीगल एप्लीकेशन है, ये कैबिनेट डिसीजन नहीं है, इसलिए हम इस पिटीशन जो हमने यूनाइटेड नेशन को दिया उसको वापस ले लें। यूनाइटेड नेशन क्या करेगी? हल्ला करेगी, प्रस्ताव पास करेगी, वो जो भी प्रस्ताव भेजते हैं उसको पूरा कर टोकरी में फेंक दो और अपना काम जारी रखो। ये यूनाइटेड नेशन कुछ कर नहीं सकता इसमें। और दूसरा है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा, तो पाकिस्तान अब हमारी कश्मीर का हालत ये है कि एक हिस्सा 1/3 पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग करके चाइना जा रहे हैं, सिंकियांग जो पश्चिमी प्रांत है, और वहां आतंकवाद की कार्य कर रहे हैं। तो चाइना चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान क्यों नहीं रोक पाता है। अब पाकिस्तान की नवाज शरीफ को नहीं रोक सकते क्योंकि परमिशन आनी चाहिए मुल्ला से। मुल्ला में तो बड़ा जोश है आजकल, खालीफेट, हमारी खालीफेट बन रही है। उमर जिसने बनाया वो उमर, उसको जीवन भर में सब जगह जीता, एक ही जगह में उसकी पिटाई हुई। किसने की? गुजरात के राजाओं चालुक्य ने सिंध में उमर को ऐसा पीटा कि वो फिर घर जाकर के मर गया। तो इसीलिए खालीफेट अब नया पैदा कर रहे हैं जहां इस्लाम का संसार होगी, और उसमें वो सारा हिंदुस्तान को हिस्सा बनाया है, अभी नक्शा निकली है। तो चाइना को चिढ़ है, और चाइना का साथ कैसे उनसे काम लेना ये एक तरीका है। मैं जब
पहले एक बार मोरारजी देसाई ने 77-78 में कहा कि चाइना से बात करो, ये जो जमीन का विवाद है इस पर बातचीत करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, कैलाश मानसरोवर भी खोल के आऊंगा। तो उन्होंने कहा वो कम्युनिस्ट है, वो कब मानेंगे, इसमें मत पढ़ो। मैंने कहा मैं तो करने वाला। अब मैं गया चाइना, वहां बात की, कैलाश मानसरोवर खुलवाया और पहला यात्री मैं। कारण क्या था कि उस समय सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा था। एक उनकी नदी थी जो बॉर्डर थी उनकी, उसमें एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर लड़ाई चल रही थी, ये मेरा है, ये मेरा। और हमारी सरकार नई बनी थी 77 में, जनता पार्टी, और इंदिरा गांधी ने 71 में सोवियत रूस से एक संधि साइन कर ली कि यदि रशिया या इंडिया कभी दिक्कत में पड़ेंगे, कभी खतरा होगा, तो दोनों इंडिया रशिया को मदद करेगी, रशिया हमारी जब मुसीबत आएगी तो हमें मदद करेगी। ये इंडो सोवियत ट्रीटी बनाई थी। तो उस समय ये जिनकी जब झगड़ा चल रही थी तो रशिया की तरफ से मोरारजी देसाई को, प्रधानमंत्री को एक रिक्वेस्ट आया कि हमें सोवियत यूनियन की जो ट्रूप्स हैं उसको हिंदुस्तान के रास्ते से तिब्बत जाने की मदद कीजिए। तो मैंने मोरारजी को कहा यदि आप चाइना को कहने के लिए तैयार हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ो और आप मारो, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तटस्थ रहेंगे, इसी में वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। मोरारजी की अनुमति से मैं जाकर चाइना को कहा कि आपका युद्ध रशिया से होगा तो हम तो रशिया के ट्रूप्स को हमारी भूमि का फायदा उठाने नहीं देंगे, तुम आपस में लड़ लो, हम तटस्थ रहेंगे। उसके बाद उनकी रवैया बदली और कहा कि अच्छा बातचीत करेंगे बॉर्डर पर। इसी प्रकार से आज भी आपको बॉर्डर की समाधान करनी है और अक्साई चीन वापस लेनी है, तो एक हमें फैसला करनी है कि चाइना और अमेरिका की युद्ध हो जाएगी तो किस तरफ हो गया। अब तटस्थ रहोगे तो फिर चाइना तुम्हारा दोस्त, पर तटस्थ होगे तो दिखना चाहिए तटस्थ है, ये नहीं कि मनमोहन सिंह जैसे जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश में। हमारे नेताओं का फोन टैप कर सकते हैं, जब चाहें घुस जाएंगे, जब चाहेंगे एनजीओ को पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार की सारी एक्टिविटीज देखते हुए हम इसको बर्दाश्त करते आए। तो हमें इतना साफ उसको दे दें तो मैं कहता हूं कि जहां तक अक्साई चीन की बात सेकंड लूंगा, जो पहला है मैकमोहन लाइन, उसको चाइना मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि बर्मा के साथ संधि करते समय उन्होंने मैकमोहन लाइन को मान लिया, तो हमारे साथ कैसे नहीं मान सकते। वो लकीर जब खींचा उसने मैकमोहन लाइन, उन्होंने एक ही लकीर खींचा था और मैंने ये सवाल उठाया था उनसे। तो उन्होंने कहा कि जब आप हमारी और आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब इसी को आर्गुमेंट बना करके हम दे देंगे। रह गई ये अक्साई चीन की बात, इसके लिए ये कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, बड़े समझदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना कोई देवता लोग नहीं है कि आपको हाँ कह देंगे आजकल तो निभाएंगे, बदल सकते हैं, लेकिन हमारी भी ताकत बननी चाहिए। मैं थोड़ा कश्मीर से हटके जा रहा हूं क्योंकि ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है। चाइना आज गद्दार में उसने एक बंदरगाह बनाई है पाकिस्तान के गद्दार पोर्ट में, और श्रीलंका में हम्बनतोटा के जो हमारे से 32 किलोमीटर दूर है उसमें उसने एक बंदरगाह बनाई और उनके जहाज है वहां भी। कोको आइलैंड है बर्मा के पास, बांग्लादेश के पास, वहां भी बनाई है। तो हमें घेरे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडोनेशिया से संधि करनी चाहिए
कि तुम सुमात्रा में और हम कार निकोबार में, हम अपनी नौसेना मजबूत करेंगे, तुम वहां मजबूत करो सुमात्रा में, और जो बीच में जो पानी है जिसको मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं उसमें 90% चाइना का जो गुड्स ट्रैफिक है वो चलती है। और यदि हम दोनों मिलेंगे तो फिर उस ट्रैफिक को बंद कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। तो फिर तो चाइना का सारा फॉरेन ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे काम करनी चाहिए। चाइना को बॉर्डर आने के लिए चंगदू प्रोविंस से लंबी रास्ते से आते हैं। हाँ, उन्होंने अच्छे अच्छे रोड बना लिए, रेलवे लाइन भी बना ली, लेकिन हम तो बिल्कुल बॉर्डर के बगल में है और हमारे पास सड़क नहीं है, क्योंकि टेंडर निकलती है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है तो वो मिट्टी डाल देते हैं। यहां भी महाराष्ट्र में भी सड़क ठीक नहीं है। हाँ, तो बनाइए जाल कि आप जा सकते हैं। मनमोहन सिंह ने जीवन में 2 अच्छे काम किए। एक अच्छा काम उन्होंने किया कि सुखोई के 40 सुखोई की जेट्स को उन्होंने तेजपुर में स्थित कर दिया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी चाइना के साथ उस लंबी सप्लाई लाइन को बॉम्ब करने के लिए। और दूसरा अच्छा काम किया, उसने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्तीफा देता तो बुद्धू बन जाता प्राइम मिनिस्टर, तो वो वैकेंसी बना। बुद्धू बने राहुल गांधी। और उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देता था, तो ज्यादा अच्छा था कि हम तक ये रहे। उनको बड़ा दबाव लगा कि इस्तीफा दो, और उनको एक बात पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो 2 अच्छे काम किए। उसमें ये सुखोई जो भेजा उससे हमें और ज्यादा भेजनी चाहिए। इराक में भी मैं प्रशंसा करता हूं कि नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज को भेजी, तैयारी में कि यदि कुछ होगा हमारे नर्सेस के साथ तो फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। और फिर बाकी लोग जो सारे जो बिजनेसमैन हैं केरल के, इधर उधर मुसलमान ही हैं, वो उन्होंने जाकर बात करके कहा कि बड़ा परिणाम होगा तो नर्सेज आज छूट कर आए। तो इस प्रकार से, और अब ईरान शिया है। हमारे देश में शिया सदा हिंदू के साथ रहा है, अहमदी साथ रहा है, सूफी साथ रहा है, बहरमी शिया सुन्नी भी साथ रहा है। मुसलमान की पॉपुलेशन में वोट डालते समय इस बार हमें 17% हिस्सा मुसलमान की वोट मिली। यही शिया सुन्नी ये जब मुसलमान की बात करते हैं, मैं कहूँ क्या मुसलमान कैसी बात कर सकते हो? कौन सा मुसलमान? और इनकी शिया की तो मारकाट हो रही है पाकिस्तान। अहमदी को तो मुसलमान ही नहीं मानते पाकिस्तान। तो ईरान ने हमको अभी कहा है कि चाबहार एक बंदरगाह है, उसको आप हमें बना के दिए। ये पाकिस्तान को उस तरफ है, और इसीलिए इस तरीके से हमें चाइना से बात करने के पहले ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए लड़ाई करेंगे तो भी पिटेंगे, तब वो बात करने के लिए तैयार है। और यदि उनको लगेगा कि हम स्वाधीन हैं, हम अमेरिका का पिट्ठू नहीं है, हम चाइना का पिट्ठू नहीं है, हम अपनी ताकत पर खड़े हो सकते हैं और खड़े होंगे, तो फिर चाइना हमसे समझौता करने के लिए तैयार है। तो अक्साई चीन के लिए सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में वो जो मैकमोहन लाइन है उसको पक्का। तो कश्मीर की तब मौका मिलेगा पाकिस्तान को, वो जो हिस्सा है जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको खाली करने। उसके लिए पहले 370 को हटाना, और हटाने के बाद कश्मीर में अमन लानी। कश्मीर में अमन आ सकती है। मुझे तो लोग कहते थे गुजरात में अमन कभी नहीं आएगी, क्योंकि 1962 से 2002 तक हर 3 महीने दंगे होते थे गुजरात में।
और बड़ौदा में तो हर हफ्ता होता था। वहां के गुजरातियों से बात करिए, वो बताएंगे। लेकिन 2002 से 2014 तक आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। इसको मोहम्मद का जो दिया हुआ दुनिया का हिस्सा है उसमें आता है। क्या कहा मोहम्मद ने? दारुल इस्लाम, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां किसी को बख्शो मत। दारुल हरम, जहां मेजॉरिटी पिलपिला है वहां मांगते रहो। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, और उसके बाद रिजर्वेशन चाहिए, उसके बाद शरिया चाहिए, मांगते रहो। और फिर होगा दारुल हद, जहां मेजॉरिटी में एकता है, और एकता होने के कारण वो माइनॉरिटी का से डरेंगे नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसा होगा तो हमारे देश में कश्मीर की जनता भी मान गई। मुझे भी कश्मीर की जनता, जो मुसलमान कहते हैं कि यहां जो आतंकवादी हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान कहता था कि पाकिस्तान नहीं देंगे, पाकिस्तान नहीं देंगे, हमने दे दिया। कल आज कहते हैं कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, आखिर भी छोड़ दे। ये इनके जो उलझन है इनके दिमाग में, इसको हटाना है कि हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, परंतु कश्मीर का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। ये 370 कुछ नहीं है, इसको तो कल रद्द कर सकते, लेकिन उसके बाद मंशा होनी चाहिए कि कुछ भी हो, कितना भी हमें मुश्किलात को उठाने पड़े, हमें कश्मीर का एक हिस्सा नहीं छोड़ना। और मैंने ये देखा, मैं जब मंत्री था तो मुझे एक बार चंद्रशेखर ने तमिलनाडु को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि वहां लिट्टे भर गए थे। तो करुणानिधि तो लिट्टे का चमचा, तो वहां तो उन्होंने लिट्टे ने कम्युनिकेशन सेंटर शुरू कर दी, यूनिफॉर्म स्टिचिंग फैक्ट्री शुरू कर दी, वहां पेट्रोल पंप ले ली, और वहां के जो लोग घायल होते थे उनको हिंदुस्तान में तमिलनाडु के हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो हमने उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया। डिसमिस करते समय, डिसमिस करने की जब प्रपोजल आई थी कैबिनेट में, तो सारे हमारे ऑफिसर्स खिलाफ थे, कहते नहीं, रक्त का नदी बहेगी, पृथकवाद में आपके लिए आग लगेगी। लेकिन एक बस जलने की बात छोड़िए, एक साइकिल भी नहीं चला। और जब चुनाव हुआ तो 234 सीट्स में जयललिता 232 जीती और करुणानिधि सिर्फ जो जीते थे। ये 1991 की बात करते हैं। और कैसा किया? इतना ही कि मैंने पुलिस को कहा कि हर पुलिस स्टेशन में जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको बोलो गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे दिए, सबको उड़ाएंगे। मुझे डीजीपी ने कहा था कि बहुत लोग मरेंगे, तो मैंने कागज निकाल के लिखा है, यू आर हियर बाय ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू किल 5000 पीपल। मैंने कहा एक कमीशन इंक्वायरी होगी तो ये दे दो, और एक भी नहीं गोली चली। मैं कहता हूं कि हमारी पब्लिक इतनी समझदार है कि जब वो दिखता है कि सरकार बख्शेगा नहीं, किसी हद तक भी जा सकता है, तो फिर वो सब लापरवाही नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि कश्मीर की जनता आपका स्वागत करेगी, उनको पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो आतंकवादियों से तंग आए हुए हैं और शुरुआत हम करेंगे 370 धारा से। नहीं तो ये कश्मीरी पंडित जब आए ना, तब लोग कहते हैं ऐसे आ गए, जगमोहन ने कह दिया। लेकिन मेरे पास ये अल हिजबुल मुजाहिदीन की अप्रैल 14, 1990 का पोस्टर का ट्रांसक्रिप्शन है। पंडित्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परपेट्रेटेड ऑपरेशन एंड एट्रोसिटी ऑन मुस्लिम शुड क्विट इन 2 days. Spokesman of Hizbullah Mujahideen has stated in a meeting of area commanders
The decision was taken to give an ultimatum to Kashmiri Pandits to leave Kashmir in 2 days. According to the spokesman, behind the oppression and persecution of Muslims, the Pandits have a hand. He said all the Pandits have become instruments of Indian imperialism. He said Pandits have received training in arms outside the valley. ये करते तो अच्छा होता पर किया नहीं. The aim of jihad is azadi and is enjoined by Almighty on all followers of Tawheed to participate in jihad. The crusade is for the establishment of Kashmir into an Islamic society. Confusion में मत रहिए. जहां भी इनकी मेजॉरिटी होगी वहां वो इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे और हमारी भविष्य इस हिंदुस्तान की तब होगी जब हम किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी होने नहीं देते जो इनकी प्रयास है. कोई दुनिया में एक भी सेक्युलर मुस्लिम देश नहीं. मैं उनको दोष नहीं देता हूं. मैं कहता हूं तुम्हारा दिमाग साफ है, ये हिंदू का दिमाग साफ नहीं है. तो आज आपकी संकल्प भी होनी चाहिए 370 धारा हटाना कि ये क्यों हम कहते हैं. ये छोटी सी बात है पर तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंशा को बदलेगी और मंशा बदलने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने हमें छोड़ा है वो हम उस कूड़ा कबाड़ा को अपने को मानेंगे नहीं. हम एक नवीन हिंदुस्तान बनाएंगे, देश के पुनरुत्थान करेंगे और इस देश में जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं उनको विराट बनाएंगे. ये संकल्प है इस 370 धारा के पीछे. धन्यवाद.